इस नए फ्लैट में आए हमें 6 महीने हो गए हैं। आते ही जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। खुला, हर तरफ हरियाली और साफ़ सुथरा। एक ही डिज़ाइन के बने 8-9 पंक्तियों में खड़े, एक ही रंग से पुते फ्लैट। सामने लंबा चौड़ा खुला पार्क, जिसमें शाम के समय खेलने के लिए बच्चों की भीड़ लगी रहती है। पार्क से ही लगती हुई दूर दूर तक फैली सांवली नई बनी चिकनी नागिन सी सड़क, जिस पर एक आधा कार के सिवा अधिक भीड़ नहीं रहती। कितना अच्छा लगता है ये सब। हंसते खेलते हम दूर तक घूम आते हैं। इन 5 महीनों से पहले जिस जगह 2 महीने गुजार कर आई थी, वहाँ तो ऐसा लगता था जैसे बदहाली में कोई एक कोना हमें रहने के लिए मिल गया हो। जमुना पार शिव विहार में 2 मंजिले मकान के नीचे के हिस्से में कमरा रहने को मिला था। धूप का तो वहाँ नामो निशान नहीं था। सूरज से पहुँचने वाली धूप भी नीचे की मंजिल तक पहुँचने में असमर्थ थी। आधे कमरे में मैंने रसोई बनाई हुई थी, आधे में सोना होता। एक छोटी सी कोठरी में नल लगा था, जिसे बर्तन साफ करने व कपड़े धोने के अलावा नहाने के काम लाया जाता था। यह तो अच्छा हुआ कि जमुना पार शिव विहार आने के कुछ महीनों बाद ही ये सरकारी फ्लैट बनकर तैयार हो गए। नहीं तो शायद जीवन या तो उसी बदहाली में बिताना पड़ता या अनुज को नौकरी ही कहीं और तलाशनी पड़ती। अपने इस मकान को मैं और अनुज थोड़ा थोड़ा करके इस तरह सजाते रहते जैसे हमें अपने सपनों का महल मिल गया हो और हम अपनी पूर्ण शक्ति के साथ उसमें अपनी संपूर्ण कल्पनाओं को साकार होते हुए देखना चाहते हों। हम दोनों बहुत खुश थे, पर एक दिन शाम को अनुज ने पीछे वाले बरामदे में खड़े होकर अपने सामने की विशाल कोठरियों पर नज़र गड़ाते हुए कहा, यहाँ और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अपनी पिछली तरफ की ये जो बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ हैं ना, इतनी बड़ी बड़ी, ना जाने क्यों आँखों से उतर कर मन के भीतर कहीं चुभ सी जाती हैं। इनके सम्मुख रहकर हीनता का आभास सा होने लगता है। इनके अंदर झांक कर देखने की कल्पना मात्र से बदन सिहर उठता है। सोचता हूँ कि कहाँ हम और कहाँ ये लोग। मैं आश्चर्य से अनुज के मुंह की ओर ताकती रह गई। अरे, ये विचार कैसे आए आपके दिमाग में कि हम इन लोगों से हीन हैं? बड़ी कोठी में रहने और धनवान होने को ही आप महत्व क्यों देते हैं? असली महत्व तो इस बात का है कि हम जीवन को किस प्रकार जीते हैं और थोड़ा पाकर भी किस तरह अधिक से अधिक सुखी रह सकते हैं। आज के युग में धन का महत्व बहुत अधिक है अनुज। कई बार तो यही सोचकर मुझे बहुत दुख होता कि हमें भी किसी बड़े धनवान के यहाँ जन्म क्यों नहीं मिला, या फिर हम इतने योग्य क्यों नहीं हो सके कि हम इतना पैसा कमा सकते कि दिल खोल कर खर्च करते। यह सब आपके दिल में वहम है। यह सोचना ही बेकार है कि हम किसी से कम हैं। देखिए, हमारे पास सब कुछ तो है, हमें इससे अधिक और क्या चाहिए। आराम से गुजारा हो रहा है। मुझे लगा मैं अनुज को अच्छे जीवन का आशा दिलाने में काफ़ी सफल हो गई हूँ, क्योंकि उसके चेहरे पर संतोष के भाव दिखाई देने लगे थे। हम दोनों बड़े खुश होकर शाम की चाय पीने लगे। इतने में 4 साल का बेटा उदय दौड़ता हुआ आया और बोला, मम्मी देखो, ये सामने वाली कोठी का गौरव है ना, उसके लिए आज उसके पापा एक नई साइकिल लाए हैं, मोटी पहियों वाली। मेरे लिए भी ला दोगी ना? चाय का घूंट मेरे गले में ही अटक गया। मैं अनुज की आंखों में झांकने लगी। उसकी जीभ तैयार मिली। अब ला दो ना, 100 रुपये की साइकिल, या अभी जो लेक्चर झाड़ रही थी उससे खुश करो अपने लाडले को। कह रही थी सब कुछ है हमारे पास। अनुज अपने गरीबी को कोसते हुए मेरी ओर निहारे जा रहा था। सच बताओ मम्मी, लाओगी ना मेरे लिए भी साइकिल? मैंने खींच कर उसे गले से लगा लिया। देखो बेटा, तुम राजा बेटा हो ना, दूसरों की नकल नहीं करते। हाँ, जब हमारे पास रुपए होंगे हम ज़रूर ला देंगे। मैंने उसे बहलाना चाहा था, क्यों हमारे पापा तो दफ्तर में काम भी करते हैं, रुपए लाते हैं, फिर आपके पास क्यों रुपए नहीं हैं? वह अपनी बात पूरी करवाना चाहता था। अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलते, कह तो दिया ना ला देंगे, अब जाओ तुम यहाँ से, मैंने क्रोध भरे शब्दों में कहा और उदय धीरे धीरे वहाँ से खिसक गया। इधर अनुज का चेहरा ऐसे हो रहा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो उसके मुँह पर। अपमान और क्रोध से झल्लाते हुए बोला, देखूंगा डांट डपट कर कब तक तुम चुप करवाओगी उसे। आज तो यह पहली फरमाइश है, आगे देखना क्या क्या फरमाइशें होती हैं। मैं चुप रही। बात सच ही थी। पहली वास्तविकता सामने आते ही दिमाग चक्कर खा गया था। कैसे गुजारा होगा ऐसे अमीर लोगों के बीच? हमारे सामने पूरी 5 कोठियाँ हैं,
उनमें दर्जन से भी ऊपर बच्चे हैं। सभी नए खिलौने, नई ब्रांड और नया मॉडल लाते रहेंगे और उदय देखकर जिद करता रहेगा। यहाँ तक मार पीट कर उसकी भावनाओं को दबाया जाएगा। कहाँ तक? मैं उदय के भविष्य के बारे में चिंतित हो उठी। कितने ही अक्ल के घोड़े दौड़ाए पर कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। अगले ही दिन शाम को अनुज ने सुझाव दिया, एक बात हो सकती है, उदय को उधर खेलने ही न जाने दो। पीछे से जाने वाला दरवाज़ा हर समय बंद ही रखो। सामने वाले फ्लैट है ना, उनमें सब अपने ही जैसे लोग रहते हैं। उन्हीं के बच्चों के साथ सामने के पार्क में खेलने दिया करो उदय को। मेरी बात भी समझ में आ गई। ना इन बड़ों लोगों के बच्चों के साथ खेलेगा, ना जिद करेगा। मैंने पिछला दरवाज़ा खोलना ही छोड़ दिया, लेकिन उदय सामने की ओर कभी न निकलता। ऊपर बरामदे में खड़ा होकर पीछे की कोठियों वाले उन्हीं लड़कों को देखता रहता, जिनमें से कोई तो अपनी नई साइकिल पर सवार होता, कोई रेसिंग कार पर, तो कोई लकड़ी के घोड़े पर। कई बार वह पीछे का दरवाज़ा खोलने की भी जिद करता और मुझे उसे डांट कर चुप कराना पड़ता। अजीब मुसीबत थी बेचारे की। एक दिन शाम को अनुज जब काम से लौटा तो उदय का कान पकड़े हुए उसे घसीटते हुए लाया और बरामदे में पटक दिया। मैं दोपहर का काम निपटा कर लेटी हुई एक अखबार पढ़ते पढ़ते शायद सो गई थी। अचानक ही अनुज की चिल्लाहट से हड़बड़ा उठी। देखा नहीं तुमने? वहाँ बड़े मज़े से उन लड़कों की साइकिल में धक्का लगा रहा था, जैसे गुलाम हो उनका। शर्म नहीं आती? मार मार कर खाल उतार दूंगा अगर आगे से उनके पास गया या कोई ऐसी हरकत की तो। उसकी गाल पर एक और थप्पड़ मारते हुए अनुज उदय को मेरी ओर धकेलते हुए अंदर चला गया। अनुज के इतना गुस्सा होने पर आश्चर्य हो रहा था मुझे। आखिर इसमें उदय का क्या दोष? उसे साइकिल नहीं मिली तो वह बच्चों के साथ साइकिल को धक्का लगाकर ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने पहुंच गया। वह क्या जाने गुलाम या बादशाह को। बच्चे का दिल तो निर्दोष होता है। मुझे दुख था तो अनुज के सोचने के ढंग पर। ऊंच नीच की भावना उसे परेशान कर रही थी। मैं समझ गई कि कोई ऐसा भाव उसके हृदय में घर कर गया था जो हर समय उन लोगों की नज़रों में उसे हीन बना रहा था और दूसरों के धन दौलत का महत्व उसके मस्तिष्क में बढ़ता ही जा रहा था। यद्यपि हीन हम लोग किसी भी प्रकार से नहीं थे। जब तक यह गलत भावना अनुज के मन से दूर ना होगी, हमारा इस कॉलोनी में रहना दूभर हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई देने लगा था। मैंने भी सोच लिया कि मुझे उसी बदहाली में जाने की अपेक्षा अनुज के मन में बैठी उस भावना से लड़ाई करनी है। बड़े सोच विचार के बाद मैंने एक कदम उठाया। अनुज के दफ्तर चले जाने के बाद मैं उन बड़े लोगों के संपर्क में आने का प्रयत्न करती रही। उनके घर में प्रवेश करने के साथ ही उनके हृदयों में प्रवेश करके यह जानने की कोशिश करती रही कि क्या हम अपने साधारण से वेतन व साधारण जीवन स्तर के साथ उनके समाज में आदर पा सकते हैं। सबसे पहले मैंने अपना परिचय बढ़ाया कोठी नंबर 4 की सुहाना से। उनके पति एक बड़ी फर्म के मालिक हैं, कई वर्ष विदेश रहकर आए हैं और उनके नीचे कार्य करने वाले अनेक कर्मचारी भी विदेशों से पढ़े लिखे हैं। कई सुंदर लड़कियां भी इनके नीचे इनकी कंपनी में मैनेजर हैं और सुपरवाइज़र का काम भी करती हैं। स्वाभाविक है कि राजीव साहब पार्टियों और क्लबों में अधिक व्यस्त रहते हैं। एक दिन सुहाना ने अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, क्या करूं अनु जी, अपने एक बच्चे को तो इनके इसी व्यवसाय के पीछे गंवा बैठी हूँ। हर समय इनके साथ या तो बाहर रहना पड़ता था या घर में ही डिनर व पार्टियों में व्यस्त रहती थी। बच्चे की देख रेख कर ही नहीं पाई, आया के भरोसे ही रहा। वह न जाने कैसा बासी व गंदा दूध पिलाती रही कि बच्चे का जिगर खराब हो गया और काफ़ी इलाज के बावजूद चल बसा। अब लक्ष्य 3 वर्ष का हो गया है, उसे छोड़ते मुझे डर लगता है। जब से यह हुआ है इनके और मेरे संबंध में दरार पड़ती जा रही है। ये बाहर रहते हैं और मैं घर में पड़ी जलती रहती हूँ। वो लगभग रो पड़ी। अरे, इस समस्या का हल तो बहुत आसान है। आप लक्ष्य को उदय के साथ हमारे यहाँ भेज दिया कीजिए, दोनों खेलते रहेंगे। लक्ष्य जब पंकज के साथ हिल मिल जाएगा तो आप पीछे से हमारे घर ठहर भी जाया करेंगे। फिर आप शौक़ से राजीव साहब के साथ बाहर जाइए। सुहाना का मुँह एकदम से खिल उठा और उसका चेहरा एकदम दमक उठा। दूसरी ओर वे आश्चर्य से मेरे मुँह की ओर देखती रह गईं। आप कैसे करेंगी इतना सब मेरे लिए? आपको परेशानी नहीं होगी? नहीं, आप बिल्कुल चिंता न कीजिए, मैं लक्ष्य को जरा भी कष्ट नहीं होने दूंगी और मुझे भी उसके कारण कोई परेशानी नहीं होगी। फिर हमारे उदय का दिल भी तो उसके साथ बहल जाएगा। वह भी तो बेचारा अकेला सा रहता है।
मैंने हंसते हुए उनसे विदा ली थी और अगली ही शाम को वे स्वयं लक्ष्य को लेकर हमारे यहाँ आ गई थीं। कितनी ही देर बैठी वे हमारे छोटे से घर की गृह सज्जा की प्रशंसा करती थीं। लक्ष्य प्रतिदिन हमारे यहाँ आने लगा, अपने ढेर सारे खिलौने भी ले आता। दोनों बच्चे खेल में मस्त रहते। मैं बीच बीच में दोनों को खाने पीने को देती रहती, कभी कभी कहानियाँ भी सुनाती और पुस्तकों में से तस्वीरें भी दिखाती। अब जब भी सुहाना चाहती बड़े शौक से लक्ष्य को हमारे यहाँ छोड़ जाती। आरंभ में अनुज ने बहुत आपत्ति उठाई थी। देख लेना, भलाई के बदले में बुराई ही मिलेगी। ये बड़े लोग किसी का एहसान थोड़े ही मानते हैं। मैं कोई भी कार्य बदले की भावना से नहीं करती, बस इतना ही जानती हूँ कि इंसान को इंसानियत के नाते अपने चारों ओर के लोगों के प्रति अपना थोड़ा बहुत फ़र्ज निभाते रहना चाहिए। फिर इससे हमारा उदय भी तो बहल जाता है। मुझे तो फ़ायदा ही है। खाक बहल जाता है, देखूंगा कितने दिन ऐसे बहलाओगी उसे। अनुज चिढ़ते हुए अंदाज में चला गया अंदर। परंतु अनुज को यह अभी तक मालूम नहीं था कि जब से लक्ष्य हमारे यहाँ आने लगा था तब से उदय मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ रहने लगा था। वह अधिकतर लक्ष्य या उसके खिलौनों में व्यस्त रहता। मुझे भी घर का कार्य करने में सहूलियत हो गई। पहले उदय ही मुझे अधिक व्यस्त रखता था। मैं दिन में कुछ कढ़ाई सिलाई व अपने लेखन का कार्य भी नियमित रूप से करने लगी। एक दिन शाम को हम घूमने निकले तो राजीव साहब संयोग से बाहर ही खड़े मिल गए। बड़े ही विनम्र हो हाथ जोड़ते हुए स्वयं ही आगे बढ़कर बोले, आइए अनुज जी, आपने हम पर जो एहसान किया है वह कभी भी उतार नहीं पाऊंगा। सच, अकेले में कितना बुरा लगता था बाहर जाना। आपने हमारी समस्या हल कर दी। मुझे शर्मिंदा ना कीजिए राजीव साहब, पड़ोसी होने के नाते ये तो मेरा फ़र्ज था। आइए अंदर आइए। वे हमें अंदर ले गए। सुहाना भी आ गई। काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे। बातों के दौरान ही मैंने राजीव साहब को जब अपना छोटा सा यह सुझाव दिया कि आधुनिक युग में रहते हुए भी घर से बाहर उन्हें इतना व्यस्त नहीं रहना चाहिए कि पत्नी घर में ऊब जाए, वे कहने लगे, हाँ, मैं स्वयं ही आपके इस सुझाव के बारे में सोच चुका हूँ। मैंने परसों ही आपका लेख पढ़ा था। आपके विचार वास्तव में सराहनीय हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आप जैसे योग्य, प्रतिभावान और कर्तव्यनिष्ठ हस्ती इस कॉलोनी में आईं। इतना कहकर वे जोर से हंस दिए। हम खुशी खुशी बाहर निकलकर घर के सामने आए ही थे कि देखा उदय और लक्ष्य दोनों साइकिल से खेल रहे हैं। आश्चर्य तो अनुज को तब हुआ जब उसने देखा कि उदय तो गद्दी पर बैठा है और लक्ष्य उसे धक्का दे रहा है। देखो तो सही कैसे बादशाह की तरह गद्दी पर जमा बैठा है और उससे साइकिल खिंचवा रहा है। कहीं मिसेज राजीव ने देख लिया तो? वे कितनी ही बार बच्चों को ऐसे खेलता हुआ देख चुकी हैं। कोई भावना उनके मुख पर कभी दिखाई नहीं दी। सब आपके दिल में वहम है, मैंने उचित अवसर देखकर कहा और वह चुप हो गया। शायद वह अपनी गलती अनुभव करने लगा था। एक इतवार को दोपहर का शो देखने का प्रोग्राम था। मैं नहाकर जल्दी से कपड़े बदल आई थी और घर में पहनने वाली अपनी साधारण सी धोती को मैंने बरामदे में ही रस्सी पर डाल दिया। नीरज कुछ देर पीछे वाली कोठियों की ओर बड़े ध्यान से देखता रहा। फिर मेरी धुली धोती को उसने रस्सी से उतार फेंका और बोला, इस 20 रुपल्ली की धोती को इन लोगों के सामने सुखाने मत डाला करो। देखो यह 6 नंबर वाली देख देख कर कैसे हंस रही है। यह देखकर कि तुम्हारे पास ऐसी ही सस्ती धोती है पहनने को। क्या कहेंगे ये सब लोग? इसे सुखाना ही था तो उधर बाहर बगीचे में तार पर डाल देती। अनुज हमेशा इसी तरह नेगेटिव बातें सोचकर अपने आप को नीचा दिखाता रहता। इसी तरह मैंने कई बार उसके भावनाओं को बदलने की कोशिश की, पर इसी तरह वह हर चीज़ में कहीं ना कहीं नेगेटिव ढूंढ ही लेता। एक दिन राजीव और सुहाना ने मुझे अपने पार्टी में इनवाइट किया, बच्चों के साथ। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत खुश थी और सुहाना से मैंने वादा लिया था कि ठीक है, मैं कल शाम को आपकी पार्टी में ज़रूर आऊँगी। पर सुहाना, यह तो बताओ कि तुम पार्टी किस खुशी में दे रही हो? सुहाना ने कहा, तुम आओगी, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। क्या सुहाना, मैं वह सरप्राइज़ पहले नहीं जान सकती? सुहाना ने कहा, नहीं, आप आओगी तभी आपको वह सरप्राइज़ मिलेगा। शाम को जब अनुज घर आए, मैंने उनको बड़े प्यार से खाना खिलाया और अनुज को कहा कि आप खाना खा लीजिए, उसके बाद हमें पार्टी में जाना है। उन्होंने कहा, कहाँ पर पार्टी है? क्या तुम्हारी सहेली के यहाँ पार्टी है? पर तुम्हारी सहेली तो गांव सहारनपुर में रहती है और पार्टी आज है, तो तुम सहारनपुर इतने जल्दी कैसे पहुंच पाओगी? यहाँ से कम 2-3 घंटे का तो रास्ता है ही। मैंने कहा, नहीं अनुज, सहारनपुर नहीं जा रही। हमें सुहाना और राजीव ने बुलाया है और उनकी पार्टी
अशोका होटल में हैं। अनुज ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अशोका होटल में पार्टी है तो वहाँ जाना मेरे लिए तो मुमकिन है ही नहीं, क्योंकि मैं उनके सामने हमेशा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। वे बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, उनका और हमारा क्या मुकाबला है? अनु, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। तुम और उदय दोनों लोग चले जाओ। तुम्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता ना, तो तुम्हें उनकी ब्रांड से मतलब है, ना ही उनके फैशन से मतलब है। तुम तो उनके पार्टी में जा सकती हो। जब तुम्हें कोई इशू नहीं होता इस सब चीज़ों से, तो तुम आराम से जाओ और उदय को भी साथ ले जाओ। और मेरी एक राय है, अगर तुम मानो तो उदय को अपने साथ ना ले जाओ, क्योंकि उदय वहाँ पर जाकर हमारी नाक कटाने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। इतनी महंगी होटल है और वहाँ पर लोग कितने तरीके से खाना खाते हैं, और तुम्हें तो और तुम्हारे बच्चे को तो वह भी नहीं आता। पर अनु, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना? मैंने अपने दोस्त से सुना था कि वहाँ एक कप चाय की कीमत 10,000 से शुरू होती है, और वहाँ तो हज़ारों आइटम हैं और उनके अजीब से नाम हैं। तो क्या तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी? ऐसा है अनु, अगर तुमने अपनी बेइज्जती करवानी है तो तुम शौक़ से जा सकती हो, मुझे नहीं आना तुम्हारे साथ। मैंने अनुज को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपनी इसी तरह की नेगेटिव बातों से मेरा दिल भी छोटा कर दिया और मैं खुद अपने अंदर से अनकंफर्टेबल हो गई। पर मैंने तो सुहाना से वादा किया था और अब मैं किसी भी हाल में वहाँ ज़रूर पहुँचूँगी। मैंने एक यूट्यूब पर देखकर अपना कोट वाला सूट सिला था। मैं उसी वाले सूट को डाला और अपने बेटे को लिया और उसकी पार्टी में जाने के लिए मैं रिक्शा बुक किया और मैं सुहाना से अशोका होटल का एड्रेस लिया और मैं अशोका होटल पहुंच गई। मुझे बार बार अनुज की बातें याद आ रही थीं और मैं अपने आप को अंदर ठान लिया था कि मैं हमेशा अनुज को गलत साबित करके ही रहूँगी। उसके अंदर बहुत नेगेटिव है, वह अपने नेगेटिविटी को निकाल दे, यही सोचते हुए मैं चल पड़ी पार्टी में। वहाँ वेटर से हमने सुहाना और राजीव के पार्टी के हॉल का रास्ता पूछा और कुछ ही मिनट में सुहाना के पास पहुँच गई। सुहाना और राजीव मुझे देखते ही बहुत खुश हो गए और मेरा बेटा तो लक्ष्य को देखकर ही मुझे भूल जाता था। वह अपने दोस्त के साथ खेलने लगा। मैंने अपने उदय पर ध्यान नहीं दिया, वह दोनों मिलकर खेलने लगे। वहाँ पार्टी में राजीव और सुहाना के मिलने वाले काफ़ी लोग थे, जिससे सुहाना और राजीव ने मेरा इंट्रोड्यूस करवाया और फिर उन लोगों से मेरे बारे में बताया। यह वही अनु हैं जिनकी मैगज़ीन हमने छपवाई है। मैं सुहाना के मुंह से यह बात सुनते ही बिल्कुल हक्का बक्का सी रह गई। क्या सुहाना, तुमने मेरे पत्रिका को किताब बनवा दिया? और क्या ये लोग मुझे इतना पसंद करने लगे हैं? हाँ अनु, हमने तुम्हारी पत्रिका की किताब छपवा दी है और लोग काफ़ी इसे पसंद भी कर रहे हैं। काफ़ी तादाद में यह किताबें तुम्हारी बिक चुकी हैं और उनकी रकम यह रहे जो तुम्हारी खुद की कमाई है। और वहाँ पर लोगों ने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि यह सब कुछ होने वाला था। तब सुहाना ने मेरे पति अनुज के बारे में पूछा, क्या अनु, उदय के पापा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? इतना अच्छा अवसर था और यह अवसर छोड़कर वह घर में क्या कर रहे हैं? सुहाना ने कहा, अनु, तुम अभी फ़ोन मिलाओ और अनुज को पार्टी में बुलाओ। उसको भी हम सरप्राइज़ करेंगे और बताएंगे कि तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है। पर मैं सुहाना से क्या बताती कि वह कितने नेगेटिव इंसान हैं। फ़ोन करती तो वह छूटते ही बोलते, करवा ली अनु बेइज्जती, अब घर आ जाओ। मैं कैसे भी करके सुहाना को हैंडल किया कि उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए वह घर में आराम कर रहे हैं और कल उन्होंने नाइट भी की थी तो फिर ज़्यादा थक गए हैं और वह अपनी नींद पूरी कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑफिस की छुट्टी नहीं है। फिर सुहाना मान गई। हम लोगों ने काफ़ी बातचीत की। मैंने उस रकम को लेकर अपने पर्स में रख लिया जो कि मेरी मेहनत की कमाई थी। फिर सुहाना ने कहा कि अब हर महीने तुम्हारे घर पर ही तुम्हारी तनख्वाह आ जाया करेगी और तुम इसी तरह आर्टिकल लिखा करो और तुम्हारे आर्टिकल की बाज़ार में बहुत मांग है। फिर मैं घर आने लगी। सुहाना ने कहा, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ? क्योंकि हमने तो एक ही जगह जाना है। तो तुम अपने फ्लैट में चली जाओगी और मैं अपने फार्म हाउस में चली जाऊँगी। एक पार्क की तो दूरी है। चलो अनु, मैं तुमको घर तक ड्रॉप कर दूँगी। मुझे अनु ने नीचे ड्रॉप कर दिया और मैं ऊपर फ्लैट में आ गई। अनुज अभी जाग ही रहे थे और अपने मोबाइल में फ़िल्म देख रहे थे। उन्होंने पूछा, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? मैंने जवाब दिया, ठीक ही थी, पर आपको सब वहाँ पूछ रहे थे। क्यों भाई, मुझे वहाँ क्यों पूछ रहे थे?
मैंने कौन सा उन लोगों से दोस्ती की है। मैं तो उन लोगों से कोसों दूर रहता हूँ। मुझे पता है कि मेरी क्या औकात है। अनुज, आप ऐसे क्यों हैं? आपने तो यह भी नहीं पूछा कि वहाँ पार्टी में और क्या क्या हुआ। अपना भाषण शुरू कर दिया। अब बस भी कीजिए अपनी नेगेटिविटी, और कितना मुझे इस तरह से बोर करोगे। चलो ठीक है अनु, तुम रहती हो तो मैं चुप हो जाता हूँ, तुम कहती हो तो मैं चुप हो जाता हूँ। वैसे वहाँ पर और क्या क्या हुआ था अनु? जो मैं घर बैठे आर्टिकल लिखती थी ना, मैंने वेब पेज पर अपना सुहाना और राजीव को दिखाया था। उन लोगों ने आज ऐसा काम कर दिया है कि मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, क्योंकि मैं आर्टिकल तो बहुत पहले से लिखती हूँ और मेरे आर्टिकल तो आपने भी पढ़े हैं, पर आपने तो आज तक यह नहीं कहा कि ठीक है तुम्हारे आर्टिकल। तो अनु, ऐसा क्या पहाड़ तोड़ दिया तुम्हारे आर्टिकल ने? तोड़ नहीं दिया, छप्पर फाड़ दिया है। आज से अनु भी तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चल सकती है, क्योंकि तुम्हारी अनु को अब घर बैठे आर्टिकल लिखने के लिए पैसे मिलेंगे। अब देखना अनुज, मैं अपना भविष्य और अपने बेटे का भविष्य किस हद तक चेंज कर लूँगी। और मैं गलत थी अनुज, मैं तो तुमको बदलने चली थी। देखो अनुज, मैंने अपने सोच से तुम्हें दिल्ली लेकर आई और तुम्हें ऐसे इलाके में रहने के लिए फ़ोर्स किया कि मेरा बेटा अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा बनेगा, क्योंकि ऐसी जगह पर लोग एक दूसरे से ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते और लोग अपने आप में ही मगन रहते हैं, अपने मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसीलिए अनुज, मैंने तुमसे इतना फ़ोर्स किया ऐसी जगह पर रहने के लिए। अनुज, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हर माहौल में मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, लेकिन अनुज तुम कभी नहीं बदलोगे। इसी तरह दिन पर लगाकर उड़ते रहे। आज मेरा बेटा इंजीनियर है और वह विदेश चला गया है, और मैं आज भी अपने आर्टिकल लिखती हूँ, और अनुज आज भी नहीं बदले हैं और वह गांव चले गए हैं, और हम दोनों माँ बेटे ने यहाँ पर एक छोटी सी कोठी ले ली है। मैं उसी में रहती हूँ। मेरा बेटा उदय ज़्यादातर बाहर विदेश में ही रहता है, और उसकी पत्नी भी। और अनुज कभी भी नहीं बदले। मैंने उनको सारी उम्र बदलने की कोशिश की, पर वह कभी ना बदले। वह हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढ लेते हैं। अब तो वह हर बात बात पर कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों माँ बेटे अब बड़े आदमी हो गए हो ना, तो हम जैसों की कदर तुम्हारे पास थोड़ी होगी। वह हमेशा मुझसे झगड़ा करके गांव चले जाते हैं, और जब मेरी और मेरे बच्चों की याद सताती है तो वापस दिल्ली आ जाते हैं। इंसान को हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, ना ही कमतर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आप अपने पूरे ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और अपने आसपास के माहौल से भी रहन सहन और बोलने का तरीका काफ़ी हद तक बदल सकता है। अगर अपने आप को तुम समय के साथ बदल सकते हो तो आप हर माहौल में रह सकते हो। अब तो मैंने यह सोचना ही छोड़ दिया है कि मैं कभी अनुज को बदल पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ अब अपने आप को ही बदलना सीखा है, और मैं हमेशा खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं जितना करती हूँ मैं उसी में संतुष्ट हूँ। मुझे और की चाहत कभी नहीं होती। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।